Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about the topic of hyperaldosteronism. ठीक है, as the name suggests, the hyperaldosteronism means aldosterone का level बढ़ना, ठीक है, increase होना, ठीक है, इसीलिए इसको hyperaldosteronism कहा जाता है. So here we have the structure of nephron which contain glomerulus. We have Bowman's capsule here, PCT, loop of Henle, TCT, collecting tubule which contain principal cells and intercalated cells, and we have blood vessels also. This principal cells and intercalated cells, these present in DCT area and collecting tubule. Here we have adrenal gland which contain cortex part, क्योंकि इसी की हम बात करेंगे आज, ठीक है. सो वेन एवर देर इज अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, हमारी एफेरेंट आर्टेरियोल पे जेजी सेल्स लगे होते हैं. ये सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली ये मॉनिटर करते हैं ब्लड प्रेशर को इन वेसल्स में, और जब भी ब्लड प्रेशर में कोई भी डिक्रीज इनको फाइंड आउट होता है तो ये सिक्रीट करते हैं रेनिन. और अब स्टार्ट होता है रास मैकेनिज्म. रास आपको पता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है. तो यहाँ पे इस रास मैकेनिज्म में क्या होता है, लिवर सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है. तो लिवर ने सिक्रीट करा एंजियोटेंसिनोजन, और ये रेनिन क्या करेगा, ये इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कराता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है. अब एंजियोटेंसिन 1 बन गया. उसके बाद इस एंजियोटेंसिन 1 पे एक्ट करती है एक एंजाइम जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और एस, ठीक है. एस ने इस पे एक्ट करा और फिर इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन सेकेंड में. अब एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट हो गया. ये एंजियोटेंसिन सेकेंड ये टारगेट करता है कॉर्टेक्स को, और कॉर्टेक्स के ग्लोमेरुलोसा जोन को ये मेनली टारगेट करता है. ग्लोमेरुलोसा जोन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है. ये एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और ये एल्डोस्टेरॉन वर्क करता है डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है. एंड वी नो दैट डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स एंड इंटरकलेटेड सेल्स. दीज प्रिंसिपल सेल्स एंड इंटरकलेटेड सेल्स कंटेन सम पंप्स, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. तो सबसे पहले प्रिंसिपल सेल्स की बात करते हैं. ये प्रिंसिपल सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से सोडियम को ब्लड में प्रोवाइड करते हैं, और आपको पता है हमेशा वाटर फॉलो करता है सोडियम को, तो ये सोडियम और वाटर को वापस से रीअब्सॉर्ब कराते हैं ब्लड वेसल में, ठीक है. और पोटेशियम को क्या करते हैं, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कराते हैं यूरिन में, ठीक है. ये तो हो गया प्रिंसिपल सेल्स का काम. अब इंटरकलेटेड सेल्स क्या करते हैं, ये H+ आयंस को एक्सक्रीट कराते हैं यूरिन में. तो ये एल्डोस्टेरॉन की वर्किंग है, और ये नॉर्मल फीडबैक है, नॉर्मल मैकेनिज्म है. और अब पढ़ते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के बारे में, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ द रीजंस बिहाइंड इट, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी. और सबसे पहला है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसको कॉन्स सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है. नीट में क्वेश्चन इसी से आते हैं, कॉन्स सिंड्रोम से, ठीक है, बहुत आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन. सबसे पहला रीजन जो है इसके पीछे वो है एड्रेनल एडिनोमा. तो ध्यान से सुनिएगा, ये एड्रेनल एडिनोमा क्या होता है. ये बेसिकली एक बेनिक ट्यूमर होता है एड्रेनल ग्लैंड का, जो कि ज्यादा अमाउंट में एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है. एल्डोस्टेरॉन सिक्रीटिंग ट्यूमर भी इसे कहा जाता है. और क्वेश्चन भी इससे आते हैं कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन सिंड्रोम. तो एड्रेनल एडिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन सिंड्रोम. और इसमें भी ये 2 पार्ट्स में है, यूनिलेटरल और बायलेटरल. अगर एक एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर है तो वो यूनिलेटरल एड्रेनल एडिनोमा होगा, अगर दोनों में है तो वो बायलेटरल होगा. 70% केसेस में हम यूनिलेटरल ही देखते हैं. अब इस कॉन सिंड्रोम का सेकेंड कॉज है एड्रेनल कार्सिनोमा, ठीक है. यहाँ पे कैंसरस ट्यूमर एड्रेनल कॉर्टेक्स में देखने को मिलते हैं, और ये एक बहुत रेयर कॉज है, ठीक है. यहाँ बेनिक ट्यूमर नहीं, कैंसरस ट्यूमर देखने को मिलता है. नाउ थर्ड है हमारा बायलेटरल कॉर्टिकल हाइपरप्लेसिया. हाइपरप्लेसिया की डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ. इट इज एनलार्जमेंट ऑफ एनी टिश्यू एंड ऑर्गन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ इट्स सेल्स. तो यहाँ पे ये हाइपरप्लेसिया कॉर्टिकल रीजन में है, तो वहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, और सेल इंक्रीज होने की वजह से वो टू मच एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करने लगती हैं. और ये बायलेटरल है, यानी कि ये दोनों एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन में होता है. फोर्थ है हमारा फेमिलियल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. बेसिकली ये किसी भी इनहेरिटेड कंडीशन की वजह से होता है, किसी भी जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, ओके. ये किसी ट्यूमर की वजह से नहीं होता.
और अब हम देखते हैं इस प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो सब मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको पता है, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का लेवल वो तो हद अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। टू मच एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करने लगता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड, पागल हो जाते हैं बेसिकली। तो अब क्या होगा, जब एल्डोस्टेरॉन बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो उनको इंस्ट्रक्शन दिए चले जा रहे हैं, भाई सोडियम को रीअब्सॉर्ब करो, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करो, पोटेशियम को एक्सक्रीट करो, बहुत सारा ये एक्सचेंज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम बहुत ज्यादा रिटेन हो जाएगा, सोडियम का कंजर्वेशन हो जाएगा काफी ज्यादा बॉडी में, और इस कंडीशन को हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, पोटेशियम का डिप्लीशन हो जाएगा, क्योंकि अब ये बोले चला जा रहा है भाई पोटेशियम को निकालो, बाहर करो बाहर करो, तो पोटेशियम डिप्लीशन हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। तो सोडियम कंजर्वेशन की वजह से कंडीशन क्रिएट होगी जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर भी उसको फॉलो करेगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लेवल भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। एंड इन द केस ऑफ पोटेशियम डिप्लीशन, यहाँ पे क्रिएट होगी हाइपोकैलेमिया कंडीशन। हाइपोकैलेमिया में क्या होता है कि अब पोटेशियम बॉडी में बहुत कम है, राइट, तो मसल वीकनेस होगी, बहुत आपको फैटीग फील होगा, डिजीनेस फील होगी, और एक और चीज हो जाएगी मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस मतलब व्हेन योर ब्लड बिकम ओवरली एल्कलाइन, बहुत बेसिक हो जाता है ब्लड, तो बाइकार्बोनेट बढ़ जाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगा, पीएच बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि हम H+ को एक्सक्रीट आउट करे चले जा रहे हैं, तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस कंडीशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट चीजें होंगी पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। Polyuria means abnormally large production of urine and polydipsia means excessive thirst. तो अब सोचने की बात यह है कि पॉलीयूरिया जैसी कंडीशन यहाँ क्रिएट क्यों हो रही है। वाटर का तो लार्ज अमाउंट में हम रीअब्सॉर्ब करा ही रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि जब भी हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो किडनी एक एस्केप मैकेनिज्म शो करती है। ये क्या करवाती है, ये रिलीज करवाती है एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड को फ्रॉम हार्ट मसल, और जो कि क्या करते हैं, हमारे एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को कम करते हैं, और ये ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करवाते हैं। सेकेंड है हमारा प्रेशर डायूरेसिस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पॉलीयूरिया के लिए, ये भी रिस्पॉन्सिबल है मतलब। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि बॉडी डिटेक्ट एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन, ठीक है, एंड कॉजिंग एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है, टू अवॉइड एडिमा कंडीशन। तो प्रेशर डायूरेसिस भी पॉलीयूरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ, और पॉलीयूरिया होगा तो पॉलीडिप्सिया भी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे कि रेनिन का सिक्रीशन तो यहाँ पे कम ही रहता है, मतलब नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि जेजी सेल्स में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है ये मैंने आपको बता ही दिए हैं। टेटनस कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे, फैटीग, डिजीनेस, वॉमिटिंग, वीकनेस, ये सारी चीजें कौन सिंड्रोम में देखी जाती हैं। और अब हम देखते हैं सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की, कौन सिंड्रोम से अलग है। इस सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का रीजन है एक्सेसिव रेनिन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव रेनिन स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट मोर एल्डोस्टेरॉन, यहाँ पे रेनिन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जबकि प्राइमरी में रेनिन का अमाउंट तो नॉर्मल ही है, लेकिन सेकेंडरी के केस में रेनिन के अमाउंट के ज्यादा होने की वजह से एल्डोस्टेरॉन का अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रेनिन जो है वो मेन कल्प्रिट है, कह सकते हैं, ठीक है। आपके नीट के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, रेनिन का अमाउंट में किस में ज्यादा होता है, ठीक है, और किस में कम होता है या किस में नॉर्मल होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो आप उसको करेक्ट कर सकें, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है। रीजंस क्या है इसके पीछे, सबसे पहला रीजन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में ये देखने को मिलता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, बॉडी में रास मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में रास मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा तो रेनिन का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है, और रेनिन का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा तो एल्डोस्टेरॉन का अमाउंट भी, ठीक है, उससे रिलेट करता है तो वो भी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो ये सबसे पहला रीजन था इसका।
सेकेंड रीजन है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है। इसका मतलब है नैरोइंग ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी काफी नैरो हो जाती है ड्यू टू सम डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेज इन द वॉल ऑफ आर्टरी और सम कोलेस्ट्रॉल प्लाक इन द वॉल ऑफ आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो उसकी वजह से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे वो प्लाग जमा हो जाता है, तो ये पूरा ब्लॉक नहीं करता उसे, ये गलती से पूरा ब्लॉक हो गया, पूरा ब्लॉक नहीं होता, थोड़े से जगह में वो वहां रहता है, तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अब इस पोजीशन में, ठीक है, ये पोजीशन है, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है उसका अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, और इस पोजीशन में ब्लड प्रेशर का अमाउंट कम होगा। इसी वजह से जो जी सेल्स हैं वो चेक करती हैं, हाँ ब्लड प्रेशर का अमाउंट कम है, तो वो रेनिन सिक्रीट करने लगती हैं। और इसको डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो पहली टेक्निक है सीटी एंजियोग्राम, ठीक है। डॉपलर्स अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। और तीसरी है MRA, बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी इसको कहा जाता है। इट इज यूज टू जनरेट इमेजेस ऑफ आर्टरीज इन ऑर्डर टू इवेल्युएट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्नोसिस बता दिए हैं, ये चीजें आप याद रखना, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इस सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अदर रीजंस हैं रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जैसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली नेफ्रॉन में होता है ये, ठीक है, नेफ्रॉन में किसी भी गड़बड़ी के कारण। फिफ्थ सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है, लिवर में जब फैटी टिश्यूज वहां जमा हो जाते हैं तो उसको सिरोसिस कहा जाता है, उसकी वजह से भी ये सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है। और चलिए अब डायग्नोसिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला डायग्नोसिस जो है, सबसे पहला टेस्ट है वो है डायस्टोलिक हाइपरटेंशन विदाउट एडिमा। इस कंडीशन में बेसिकली चेक करते हैं कि क्या पेशेंट का डायस्टोलिक बीपी हाई तो नहीं है और एडिमा कंडीशन वहां पे है कि नहीं है। वैसे एडिमा कंडीशन वहां पे नहीं होगी क्योंकि प्रेशर डायूरेसिस की वजह से। सेकेंड है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, अगर बॉडी में एल्डोस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, तो हम इसका पता लगा सकते हैं। थर्ड है रेनिन एल्डोस्टेरॉन रेशियो, जो कि ब्लड टेस्ट करके हम देख सकते हैं। इस टेस्ट में पेशेंट की बॉडी में रेनिन और एल्डोस्टेरॉन का रेशियो देखा जाता है, ठीक है। अगर उसकी बॉडी में रेनिन का अमाउंट कम है, ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा है, तो उसको प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। और अगर उसकी बॉडी में रेनिन का अमाउंट ज्यादा है और एल्डोस्टेरॉन का अमाउंट भी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। तो इससे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है डायग्नोसिस में वो है ब्लड प्रेशर को चेक करना, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि उसको हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन हाइपरटेंशन तो और बहुत सारे डिसीज में हो सकता है, तो इसीलिए ये एक प्राइमरी टेस्ट होता है और उसके साथ कई और टेस्ट किए जाते हैं। और फिफ्थ में हम चेक करते हैं पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट और पता लगाते हैं कहीं उसको हाइपोकैलेमिया जैसी कंडीशन तो नहीं है। और नेक्स्ट केस में चेक किया जाता है पेशेंट का ब्लड गैस, ठीक है, जिसको मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस भी कहते हैं। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के केस में क्या होता है, ज्यादा H+ एक्सक्रीशन हो जाता है, मैंने आपको बताया था, और ब्लड बिकम ओवरली एल्केलाइन, ठीक है, जिसकी वजह से pH जो होता है वो हाई हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी ज्यादा आता है ब्लड में, तो ये चेक करा जाता है। फिर 7 CT स्कैन MRI से हम एडेनल ट्यूमर्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्यूमर्स हैं, एडेनल एडेनोमा, एडेनल कार्सिनोमा, हाइपरप्लेसिया, ये सारे CT स्कैन और MRI से चेक किए जाते हैं। और लास्ट है हमारा सिटी एंजियोग्राम एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, जो कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के केस में डायग्नोसिस के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट को दिए जाते हैं एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, बेसिकली इनको एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है। दे एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एंड दिस में भी एलिप्रेनॉन या फिर हम इसकी जगह स्पाइरोनोलेक्टोन भी ले सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, बेसिकली उसके एक्शन को अपोज करते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है सर्जिकल रिमूवल ऑफ एडेनोमा इन द केस ऑफ एडेनल एडेनोमा या फिर एडेनल कार्सिनोमा, तो वहां पे उनको सर्जिकली रिमूव करना उन एडेनोमास को।
थर्ड ट्रीटमेंट है यहाँ हमारा, इन द केस ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस डॉक्टर्स यूज रीनल आर्टरी एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, पेशेंट की रीनल आर्टरी में कुछ स्टेंट या फिर कुछ बेलून काइंड ऑफ थिंग, जिसको बेलूनिंग कहते हैं, वो वहाँ फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस आर्टरी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ब्लड नॉर्मल अमाउंट में वहाँ पे फ्लो करेगा, उसी प्रेशर से फ्लो करेगा। इसको रीनल आर्टरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। तो अब ये खत्म होता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, कौन सिंड्रोम को आप याद रखिएगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अपने अगले सेशन में मैं आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के बारे में बताऊंगी।